Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in our today's class, that is English class of class 10th. So student, in today's video we will start reading our next poem from the book First Flight, and the name of the poem is Fire and Ice. Okay, and this poem is also written by the very famous poet, that is Robert Frost. Okay, so he is a very famous, very renowned American poet. We have read his poem earlier also, that was Dust of Snow, and this poem Fire and Ice, this poem is also written by him only. Okay, so student, this poem Fire and Ice, it is a symbolic poem. So what is symbolic poem? What we understand by the word symbol. So in this poem both the word fire and ice, they are used as symbols, and symbol means something that represents something else. Okay, अगर हम किसी चीज को यूज करते हैं कुछ और चीज रिप्रेजेंट करने के लिए तो उसे हम कहते हैं symbols. So these are the opposite words, fire and ice. Fire means the burning, we can say the burning flames are called fire, and what is ice? The frozen water is ice. So these two words are opposite to each other, right? But in the poem these two words are used as a symbol to represent some human emotions, some human feelings. Okay, so what are those human feelings that are represented by these two words? So here fire represents desire, okay, or we can say the endless desire that is there in human heart. So in the poem we will read, the poet wanted to say that we human beings have this tendency, this is our nature, that we have endless desire in our heart. We never get satisfaction with anything, we just want more and more in our life. Okay, तो हमारे जो हार्ट है उसमें एंडलेस डिज़ायर है और हमारी डिज़ायर्स कभी भी ख़त्म नहीं होती, कभी भी कम नहीं होती, बल्कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा हम पाना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम अचीव करना चाहते हैं. ओके, तो हम चाहते हैं कि हम और मनी अर्न करें, और हम अगर उतना मनी अर्न कर लेते हैं तो हमारी डिज़ायर्स और बढ़ जाती हैं, हम चाहते हैं हम और भी ज़्यादा अर्न करें. सेम वे इफ़ वी वांट टू हैव नेम एंड फेम, सो दिस डिज़ायर ऑल्सो कीप्स ऑन grow more and we want to earn more name, more fame. Okay, and because of this desire what is there in our heart, we are greedy. So इस desire की वजह से हमारी desire जो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, उस वजह से हम human beings क्या हो जाते हैं, हम greedy हो जाते हैं, हमारे अंदर jealousy हो जाती है, हम दूसरे लोगों को देख के हम jealous feel करते हैं. अगर हमें लगता है कि वो हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं या उनके पास हमसे ज़्यादा चीज़ें हैं या उनकी लाइफ हमसे ज़्यादा अच्छी है, तो दूसरों को देख देख के हमारे मन में बहुत ज़्यादा जेलसी होती है, हम ग्रीडी हो जाते हैं, हम फिर सही गलत का डिफरेंस नहीं करना चाहते, हम बस किसी भी तरह से अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हम अपनी डिज़ायर्स को पूरा करना चाहते हैं बिना ये देखे कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. ओके, और हम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हैं. वी थिंक ओनली फॉर आवर सेल्फ, वी डोंट बॉदर फॉर एनी अदर पर्सन. ओके, सो जो फायर है दैट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द एंडलेस डिज़ायर, और वी कैन से द बर्निंग डिज़ायर्स दैट आर देयर इन ह्यूमन हार्ट, जो कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं, जो कभी भी कम नहीं होती हैं, बल्कि वो लगातार बढ़ती ही जाती हैं, वो लगातार और आगे से आगे ग्रो होती रहती हैं. ओके, एंड द सेकेंड वर्ड इज़ आइस. सो यहाँ पे आइस का यूज़ किया गया है टू रिप्रेजेंट द कोल्डनेस. ओके, दैट इज़ देयर इन ह्यूमन रिलेशंस. तो हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे जो रिलेशंस हैं आपस में एक दूसरे के साथ, उन रिलेशंस में कोल्डनेस आ गई है. नाउ व्हाट इज़ कोल्डनेस? Coldness means that we don't care for each other, we don't bother for each other, we are totally self-centered. Okay, so हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हमारे रिलेशंस में बिल्कुल भी वार्मथ नहीं है, बिल्कुल भी एक्चुअल में रिलेशंस नहीं है, वो सिर्फ हमें दिखाने के लिए करते हैं. और इस वजह से जब हम दूसरों की केयर नहीं करेंगे, हमारे अंदर बिल्कुल भी सेंसिटिविटी नहीं है, हम टोटली इनडिफरेंट है दूसरे लोगों से, तो धीरे धीरे क्या होता है हमारे मन में हेट्रेड बढ़ने लगती है. ठीक है, मतलब अगर हम किसी दूसरों की प्रॉब्लम को देख के अगर हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वी डोंट केयर अबाउट अदर पर्सन सफरिंग, इन फ्रंट ऑफ अस देयर इज अ पर्सन हु इज इन पेन, हु इज इन सफरिंग, एंड वी डोंट केयर. सो बिकॉज ऑफ दिस कोल्डनेस,
because of this insensitive behavior, gradually in our heart there is a feeling of hatred. So ice is used to represent the feeling of hatred that is there in our heart because of the coldness, or we can say because of the insensitive behavior, or because we are totally indifferent for other person. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही वर्ड्स फायर एंड आइस यूज किए गए हैं एज अ सिंबल, और दोनों ही वर्ड्स के द्वारा जो पॉइंट है वो बताना चाहते हैं कुछ ह्यूमन फीलिंग्स को, कुछ ह्यूमन इमोशंस को जो हम सब ह्यूमन बींग्स के हार्ट में है। और अगेन इस पोएम में बहुत अच्छा मैसेज है हमारे लिए। जो पॉइंट का सेंट्रल आइडिया है पोएम का वो यही है, वो हम सबको एक अच्छा मैसेज इस पोएम के थ्रू देना चाहते हैं। सो इट इज़ अगेन अ वेरी शॉर्ट, वेरी सिंपल, वेरी इजी पोएम, बट इट इज़ हैविंग अ वेरी ग्रेट मैसेज फॉर ऑल of us. So let's begin our poem Fire and Ice. So student, this poem is also written in 2 stanzas. Okay, so now you all know what is a stanza. A paragraph, a group of lines is called stanza when we read poetry. So in this poem there are 2 stanzas and this is the first stanza of the poem. So let's start. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. So this is the first stanza, and in the starting 2 lines, okay, so in these 2 lines the poet is talking about some scientific facts here. Okay, तो इस वर्ल्ड में टाइम टू टाइम अलग अलग रिसर्च होती रहती हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं वो अलग अलग रिसर्च करते रहते हैं, और रिसर्च के बेस पे वो उसका रिजल्ट, उसका आउटपुट जो होता है वो हमारे साथ वो शेयर करते हैं। तो स्टार्टिंग की इन 2 लाइन्स में जो पॉइंट हैं इन्होंने ऐसे ही अलग अलग साइंटिफिक रिसर्च हमारे साथ शेयर करे हैं कि जो साइंटिस्ट होते हैं उनके अलग अलग ग्रुप होते हैं, वो अपने अपने ग्रुप में रिसर्च करते रहते हैं। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट ग्रुप हैं और उन्होंने अपने रिसर्च के बेस पे 2 डिफरेंट ओपिनियन हमारे साथ में शेयर करी है। तो जो फर्स्ट ग्रुप है, सम का मतलब है सम साइंटिस्ट। ओके, सो द पॉइंट वांटेड टू से दैट देयर आर सम साइंटिस्ट हु से दैट वन डे दिस world will end, one day everyone will die, this earth, this planet will destroy, this planet will vanish because of fire. Okay, तो कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने अपने रिसर्च के बेस पे ये कंक्लूजन उन्होंने निकाला है कि एक दिन ये पूरा वर्ल्ड एंड हो जाएगा, जो हमारा प्लैनेट है, जो अर्थ प्लैनेट है, एक दिन वो पूरा प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा बिकॉज ऑफ फायर। फायर का मतलब क्या है, उनका ये कहना है कि एक दिन ग्रेजुअली टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, हम सब वो जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, तो वो साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते एक दिन इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा इस प्लैनेट पे कि बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेचर एवरीथिंग विल डाई, एवरीथिंग विल डिस्ट्रॉय। ओके, तो उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसलिए एक दिन उस टेम्परेचर की वजह से ये जो पूरा प्लैनेट है, पूरी अर्थ है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सेकेंड, देयर आर सम अदर साइंटिस्ट ऑल्सो, one more group of scientists is there, and according to that group, according to those scientists, this world will end one day but because of ice. Okay, तो कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि हाँ ये बात तो सच है कि ये अर्थ एक ना एक दिन एंड हो जाएगी, ये पूरा वर्ल्ड एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन जो डिस्ट्रक्शन का रीज़न है वो रीज़न होगा आइस। अब आइस का क्या मतलब है, उनका कहना है कि टेम्परेचर ग्रो नहीं करेगा बल्कि टेम्परेचर कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और कम होते होते टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा कि इस पूरे प्लैनेट पे सिर्फ आइस होगी। हर चीज़ पे जो है वो हर जगह जितना भी पानी है वो पानी बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर वो जम जाएगा, वो आइस बन जाएगा, और इसी वजह से वही रीज़न बनेगा इस अर्थ के एंड होने का, इस वर्ल्ड के डिस्ट्रॉय होने का। ठीक है, तो ये 2 साइंटिफिक फैक्ट हैं जो साइंटिस्ट होते हैं वो रिसर्च करते हैं, रिसर्च के बेस पे वो अपना आउटपुट, अपना जो कंक्लूजन है वो शेयर करते हैं। सो द सेम थिंग इज रेफर्ड हियर बाय द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ही इज सेइंग दैट देयर आर सम साइंटिस्ट हु से दैट वन डे दिस वर्ल्ड विल एंड, वन डे दिस प्लैनेट विल डाई बिकॉज ऑफ फायर, और वी कैन से बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी देयर आर सम साइंटिस्ट, देयर आर अदर ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, एंड अकॉर्डिंग टू देम वन डे दिस वर्ल्ड विल डेफिनेटली गोइंग टू एंड, दिस वर्ल्ड विल डाई, बट the reason will be ice, or we can say the reason will be low temperature.
ओके। सो स्टार्टिंग 2 लाइन में जो पॉइंट है उन्होंने 2 डिफरेंट ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट का जो एक्सपीरियंस है और वी कैन से उनकी जो ओपिनियंस है वो हमारे साथ में शेयर की है। आगे जो है वो पॉइंट अब अपनी खुद की बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। व्हाट इज डिज़ायर? डिज़ायर मीन्स टू विश समथिंग, ठीक है। तो पॉइंट अब आगे अपनी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है, तो साइंटिस्ट की ओपिनियन है। एक ग्रुप का ओपिनियन है कि वर्ल्ड विल एंड बिकॉज ऑफ फायर, सेकेंड ग्रुप का opinion है this world will end because of ice. Now the poet is saying about his own experience, about his own idea, and he is saying that what I have tasted of desire. वो कह रहे हैं कि मुझे जितना मैंने डिज़ायर को टेस्ट किया है, टेस्ट करने का मतलब है जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जितना मैंने देखा है कि लोगों के अंदर कितनी डिज़ायर है, किस एक्सट्रीम पॉइंट तक लोगों के अंदर डिज़ायर है, मैंने जो चीज़ एक्सपीरियंस की है, मैंने जो चीज़ देखी है, उसके बेस पे अगर मैं अपनी बात कहूँ, अगर मैं अपना व्यू पॉइंट रखूँ सबके सामने, तो मैं क्या कहूँगा, मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ, यानी कि आई होल्ड विद दोज, यानी मैं उन लोगों को सपोर्ट करूँगा, मैं उस ग्रुप को सपोर्ट करूँगा, मैं उन साइंटिस्ट को सपोर्ट करूँगा जिनका ये कहना है कि ये अर्थ जो है वो एंड होगी बिकॉज ऑफ फायर, क्योंकि यहाँ पे जो फायर है डेट इज़ यूज एज ए सिंबल टू रिप्रेजेंट एंडलेस डिज़ायर्स, राइट। सो अगेन एक बार हम वापस से देखते हैं जो स्टार्टिंग की 2 लाइन्स है हमारे फर्स्ट स्टैंजा की। इन 2 लाइन्स में तो पॉइंट ने क्या करा है, 2 साइंटिफिक फैक्ट हमारे सामने रखी हैं। वो साइंटिफिक फैक्ट जो कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च के बेस पे हमारे साथ में शेयर किए थे, ठीक है। इसके बाद 3rd लाइन में अब पॉइंट अब अपनी खुद की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दोनों ओपिनियन मैंने पढ़ लिए, मुझे पता है कि क्या क्या साइंटिस्ट के ओपिनियन है। अब अगर कोई मुझसे पूछ रहा है, अगर कोई मेरा व्यू पॉइंट पूछ रहा है, तो जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, जितना मैंने लोगों को देखा है, उनके डिज़ायर्स को जाना है, तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं अपना व्यू पॉइंट रखते हुए उन लोगों को सपोर्ट करूंगा, उन साइंटिस्ट को सपोर्ट करूंगा। मैं भी उन्हीं के साथ खड़ा हूं जिनका ये कहना है कि एक दिन ये वर्ल्ड एंड होगा बिकॉज ऑफ फायर। और यहाँ पे जो पॉइंट ने वर्ड यूज़ किया है फायर, इट इज़ यूज एज ए सिंबल, एंड हियर दिस वर्ड फायर रिप्रेजेंट्स द एंडलेस डिज़ायर, और वी कैन से द बर्निंग डिज़ायर दैट इज देयर in our human heart, right? तो पॉइंट ने यहाँ पे जो फायर वर्ड का यूज़ किया है, ये जो फायर है ये एक्चुअल में एज ए सिंबल यहाँ पे यूज़ हुआ है, रिप्रेजेंट करता है ये एंडलेस बर्निंग डिज़ायर्स को। डिज़ायर्स का मतलब होती है हमारी इच्छाएं, वो इच्छाएं जो कि कभी भी शांत नहीं होती। हम कह सकते हैं हम कभी भी सेटिस्फेक्शन हम फील नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार कुछ हमने अपने मन में कुछ हमने चाहा और हमें वो मिल गया तो हम सेटिस्फेक्शन फील करें, हम सेटिस्फाइड हो जाए, ऐसा नहीं होता है। बल्कि हम जितना अचीव करते हैं हमारी डिज़ायर उतनी ही ज़्यादा और आगे से आगे ग्रो करती रहती है। तो पॉइंट का कहना है कि डिज़ायर होना, ये किसी चीज़ की इच्छा करना गलत बात नहीं है, लेकिन अगर वो इच्छाएं आपकी कैसी हो जाए, एक्सट्रीम पॉइंट तक पहुंच जाए, आपके अंदर वो डिज़ायर इतनी ज़्यादा हो जाए जिसकी वजह से आप ग्रीडी हो जाते हो, आप सेल्फिश हो जाते हो, आप दूसरे लोगों से जेलसी करने लगते हो, तब वो प्रॉब्लम बन जाती है। और वहीं उन्हीं डिज़ायर्स के लिए पॉइंट ने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है फायर। तो ये जो वर्ड है फायर, ये रिप्रेजेंट करता है हमारी एंडलेस डिज़ायर्स को, जो एक्चुअल में नेगेटिव वर्ड है, एक नेगेटिव फीलिंग है हमारी, क्योंकि बिकॉज ऑफ दोज एंडलेस डिज़ायर देयर इज ग्रीडनेस, वी आर ग्रीडी, वी आर वी आर जेलस फ्रॉम ईच अदर, एंड वी आर टोटली सेल्फिश, वी आर सेल्फ सेंटर्ड, एंड वी थिंक ओनली अबाउट आवरसेल्व्स। ओके, सो पॉइंट का कहना है कि मैंने लोगों के अंदर देखा है कि कितनी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक उनके अंदर डिज़ायर है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो किसी के केयर नहीं करते, और उनकी लाइफ में सिर्फ एक ही मोटिव है, कैसे भी करके, विदाउट केयरिंग व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, विदाउट केयरिंग अबाउट एनीवन एल्स, दे जस्ट वांट टू फुलफिल देयर डिजायर्स, देयर एंडलेस डिजायर, द डिजायर्स दैट कीप ऑन ग्रोइंग, ओके, दैट कीप ऑन ग्रो मोर एंड मोर। तो पॉइंट का कहना है कि ये जो फीलिंग है लोगों के हार्ट के अंदर, वो इतनी डेंजरस है, वो इतनी खतरनाक है, उस फीलिंग की वजह से लोग आपस में एक दूसरे के एनिमी बन जाते हैं, एक दूसरे को किसी भी तरह से एक दूसरे
को डिफीट करना चाहते हैं, एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। तो ये जो फीलिंग है लोगों के अंदर वो इतनी खतरनाक है, वो इतनी ज़्यादा हॉरिबल है कि उसकी वजह से ये वर्ल्ड एक दिन ज़रूर एंड हो जाएगा, उसकी वजह से ये दुनिया एक दिन ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। सभी ह्यूमन बींग्स का जो अस्तित्व है इस प्लैनेट पे वो सभी बिल्कुल एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लोग सेल्फ सेंटर्ड हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो अगर सभी लोग ऐसे हो जाएंगे, इस प्लैनेट पे रहने वाला हर एक इंसान सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, सिर्फ अपनी डिज़ायर्स को पूरा करना चाह रहा है, उसे किसी और से कोई मतलब नहीं है। तो अगर हम ऐसे ही रहते रहें, अगर हमने अपने आप को चेंज नहीं किया, वी कंटिन्यू टू लिव लाइक दैट ओनली, देन डेफिनेटली वन डे दिस वर्ल्ड विल एंड, आवर प्लैनेट विल डिस्ट्रॉय बिकॉज ऑफ आवर एंडलेस डिज़ायर, बिकॉज ऑफ द फायर दैट इज अ सिंबल टू रिप्रेजेंट आवर एंडलेस बर्निंग डिज़ायर्स, राइट। तो बच्चों, now in this first stanza we can see some rhyme scheme here. So as we have discussed earlier, the last word of each sentence we have to see the pronunciation of those words, and then we can identify the rhyme scheme. So let's discuss the rhyme scheme. Okay, so first word is fire. So first sound is fire, we will mark it fire as A, right. Second word is eyes, फायर आइज, आप सब बोल के देख सकते हैं, बहुत इजी है राइम स्कीम पहचानना। फायर एंड आइज, आर दे हैविंग सिमिलर साउंड? डेफिनेटली नो, देन वी विल मार्क आइज एज बी, right. Next is desire, fire, desire, yes they are having similar sound, then desire will be again A because it is having the same sound as of fire, desire, so desire will be also A just like of fire. Next is fire, definitely they are same sound, so it will be A. So the rhyme scheme of first stanza is A B A, clear. Now one more literary term that we can say here, look here, some and say. Some, say, they both the words are having the same similar sound in the starting, okay, and this is a consonant sound, and we have read earlier, we have discussed earlier that the repetition of the same consonant sound in the starting of the words is known as alliteration, okay. So this literary term is known as alliteration. यहाँ पे जो दोनों ही वर्ड हैं सम और से, इनकी जो स्टार्टिंग साउंड है, जिस साउंड से दोनों वर्ड स्टार्ट होते हैं वो साउंड सेम है, सेम साउंड यहाँ पे रिपीट की गई है, तो ये लिटरेरी टर्म बनता है अलिट्रेशन। जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड, ओके, हमें ध्यान रखना है वोवेल्स और कॉन्सोनेंट का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, तो जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है वर्ड्स के स्टार्टिंग में, देन लिटरेरी टर्म इज नोन एज अलिट्रेशन। सो हियर इन दिस लाइन सम एंड से, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अलिट्रेशन, ओके। One more literary term that we can say here is anaphora. Okay, now what is anaphora? So the first line we can see, the first word of first line is some, okay, and the first word of second line is also some. So it is very easy, जब same word जो होता है वो line के starting में जो word है वो next line में भी repeat होता है, okay. So when the first word of any sentence is repeated to the next line also, it is known as anaphora. जब starting का first word, हमें ये ध्यान में रखनी है, starting का word repeat होता है तब anaphora बनता है। अगर स्टार्टिंग का वर्ड, किसी भी लाइन का स्टार्टिंग का वर्ड नेक्स्ट लाइन में भी रिपीट हुआ है या उसके आगे भी रिपीट हुआ है तो वो लिटरेरी टर्म कहलाता है एनाफोरा। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली 2 लाइन्स में सेम वर्ड जो है वो रिपीट किया गया है, जो कंटिन्यूसली 2 लाइन्स है यहाँ पे वो सेम वर्ड से स्टार्ट हुई है, सेम वर्ड इज रिपीटेड इन द बिगिनिंग ऑफ दीज 2 लाइन्स, दैट्स व्हाई द लिटरेरी टर्म इज देयर यूज्ड इज एनाफोरा, क्लियर। तो ये लिटरेरी टर्म यहाँ पे यूज किए गए हैं। नेक्स्ट सी द सेकंड स्टैंजा, बट if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. So now in the second stanza the poet is saying that in first stanza what did the poet say? He said that in my opinion I am saying, I am standing with those scientists, according to them the world will end because of fire, ठीक है। तो हमने फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ा था कि
पोएट ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार एक दिन ये वर्ल्ड एंड हो जाएगा, और वो भी इसी बात को फेवर कर रहे हैं और वो अपना सपोर्ट दे रहे हैं उन साइंटिस्ट को, उन लोगों को जिनको लगता है कि वर्ल्ड एंड होगा बिकॉज ऑफ फायर। और पोएट ने फायर वर्ड को यूज़ किया है एज अ सिंबल टू रिप्रेजेंट आर एंडलेस बर्निंग डिज़ायर। तो हमने पढ़ा था फर्स्ट स्टैंजा में कि पोएट ने कहा था कि उनका व्यू पॉइंट ये है कि हाँ, ये वर्ल्ड एक दिन ज़रूर एंड हो जाएगा अगर हम ह्यूमन बींग्स ऐसे ही रहे, अगर हमारे अंदर हमारी डिज़ायर्स ऐसे ही बर्निंग होती रही, ऐसे ही एंडलेस रही, तो डेफिनेटली एक दिन ह्यूमन बींग्स का जो एग्जिस्टेंस है वो एंड हो जाएगा इस प्लैनेट पे, हम सभी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड स्टैंजा में पोएट क्या कह रहे हैं कि लेकिन अगर इट आया है इस प्लैनेट के लिए, इस वर्ल्ड के लिए, सो नाउ द पोएट इज सेइंग दैट इफ दिस वर्ल्ड हैज टू बी पेरिश ट्वाइस। व्हाट इज पेरिश? पेरिश मीन्स टू डाई और टू एंड। सो द पोएट इज सेइंग दैट इफ दिस वर्ल्ड हैज टू बी डाई ट्वाइस, व्हाट इज ट्वाइस? ट्वाइस मीन्स two times. Okay, so the poet is saying that in my opinion this world will end because of fire that we have read earlier in the first stanza. Now the poet is saying that if this world has to die टू टाइम्स, ओके, अगर ये वर्ल्ड को 2 बार एंड होना है, एक बार तो फायर की वजह से, हमारी डिज़ायर्स की वजह से अर्थ एंड हो ही जाएगा, लेकिन अगर इस वर्ल्ड को 2 बार एंड होना है तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो पॉइंट कह रहे हैं कि सेकंड टाइम फिर वर्ल्ड कैसे एंड होगा? फर्स्ट टाइम तो उन्होंने बता दिया हमारी ह्यूमन बींग्स की डिज़ायर्स की वजह से वर्ल्ड डेफिनेटली एंड हो जाएगा। आगे वो कह रहे हैं कि अगर इस वर्ल्ड को 2 बार एंड होना है, अगर वापस से एक बार और एंड होना है, तो सेकंड टाइम जो रीज़न होगा वर्ल्ड के एंड होने का, उसके लिए मुझे लगता है कि ह्यूमन बींग्स के हार्ट में जो हेट है, जो हेट्रेट है एक दूसरे के लिए, वो इतनी ज़्यादा है, उसमें इतनी पावर है उस हेट्रेट में कि वो काफ़ी होगी इस डिस्ट्रक्शन के लिए। व्हाट इज डिस्ट्रक्शन? डिस्ट्रक्शन मीन्स टू रुइन समथिंग। तो पॉइंट कह रहे हैं दैट इफ द वर्ल्ड हैज़ टू एंड फॉर 2 टाइम्स, देन द सेकंड टाइम द रीज़न विल बी हेट्रेट दैट इज देयर इन ह्यूमन हार्ट, एंड दैट हेट्रेट is so powerful that it has the capacity to destroy the world second time. It's also great and would suffice. What is suffice? Suffice means to be sufficient, or we can say to be enough. So point कह रहे हैं कि अगर इस वर्ल्ड को सेकंड टाइम भी एंड होना है, एक और बार एंड होना है, तो सेकंड टाइम एंड होने का जो रीज़न बनेगा, तो मुझे लगता है कि ह्यूमन बींग्स के हार्ट में जो हेट्रेट है एक दूसरे के लिए, वो हेट्रेट इतनी ज़्यादा है कि वो इनफ होगी, वो सफाइस, वो सफिशिएंट होगी, वो उसमें इतनी पावर है कि वो इजीली डिस्ट्रक्शन कर देगी, वो इस वर्ल्ड को इजीली सेकंड टाइम पेरिश कर देगी, इस वर्ल्ड को सेकंड टाइम वो एंड कर देगी। ओके, एंड व्हाट इज हेट्रेट हियर? द वर्ड आइस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फीलिंग ऑफ हेट्रेट फॉर ईच अदर, राइट? सो आइस का मतलब है जब रिलेशंस में बहुत ज़्यादा कोल्डनेस आ जाती है, हम बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव हो जाते हैं, इनडिफरेंट हो जाते हैं, एक दूसरे की बिल्कुल भी हम केयर नहीं करते, हम बिल्कुल भी बॉदर नहीं होते। तो अगर हम एक दूसरे के लिए केयर नहीं कर रहे, हम बिल्कुल भी सेंसिटिविटी फील नहीं कर रहे, तो धीरे धीरे हम क्या करने लगते हैं? हम एक दूसरे को डिसलाइक करने लगते हैं, और वो डिसलाइकिंग फिर बन जाती है हेट्रेट। तो फाइनली जो आइस है वो फाइनली क्या बन जाती है? हमारे अंदर हेट्रेट की फीलिंग वो डेवलप कर देती है। तो पॉइंट का ये कहना है सेकंड स्टैंजा में कि अगर इस वर्ड को 2 टाइम एंड होना है, तो 1 टाइम तो बिकॉज ऑफ डिज़ायर वर्ड डेफिनेटली एंड हो ही जाएगा, और अगर कोई कहे कि नहीं 2 बार एंड करना है, 2 बार एंड होना है वर्ल्ड को, तो सेकंड टाइम जो रीज़न बनेगा वर्ल्ड के एंड होने का, डिस्ट्रक्शन का, वो रीज़न बनेगा हेट्रेट जो ह्यूमन बींग्स के हार्ट के अंदर है, और उस हेट्रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉइंट ने सिंबल यूज़ किया था आइस। ठीक है, तो पॉइंट कह रहे हैं कि जो हेट्रेट है वो इनफ है, वो इतनी बहुत अच्छी क्वांटिटी में है हमारे पास कि बहुत ईजिली वो हेट्रेट ये काम कर देगी, बहुत ईजिली वो हेट्रेट इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगी, इस वर्ल्ड को वो एंड कर देगी, राइट? सो बहुत इजी पोएम है, एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। सो इन द सेकंड स्टैंजा द पोएट इज सेइंग दैट इफ द वर्ल्ड हैज टू डाई फॉर द सेकंड टाइम, देन आई एम श्योर दैट इन द ह्यूमन हार्ट वी हैव द फीलिंग ऑफ हेट्रेट इन इनफ क्वांटिटी दैट इट इज इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, इट इज इनफ टू कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द होल वर्ल्ड। ओके,
and the central idea, we can say the theme of the poem that is presented by the poet in this poem is that the poet wanted to say that if we don't change ourselves, if we continue to live with our hatred and with our endless desires that are there in our heart, then definitely one day this entire planet, this whole world will die. Okay, so जो poem का central idea है वो ये है, poet का जो message है इस poem में हम सबके लिए वो ये है, poet कहना चाहते हैं कि हम ह्यूमन बींग्स जो है, हमारा नेचर अब ऐसा हो गया है, हमारे अंदर इतनी ज़्यादा इल फीलिंग्स जो है वो डेवलप हो चुकी हैं कि अगर हमने अपने आप को सही नहीं किया, अगर हमने अपनी फीलिंग्स को चेंज नहीं किया, अगर हम अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर नहीं आए, तो हमारी फीलिंग्स की वजह से, हमारे नेचर की वजह से ये पूरा प्लैनेट, ये पूरी अर्थ एक दिन ज़रूर डाई हो जाएगी, ज़रूर ये एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो हमारी जो इल फीलिंग्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए पोइट ने यहाँ पे दो वर्ड्स यूज किए हैं, फायर एंड आइज। Okay, so it is a very easy, very simple poem and it is having a very great message. Okay, now let's discuss some literary devices in the second stanza. So first, rhyme scheme. So rhyme scheme, okay, let's see the first word, it is twice. So what was the sound of A? Fire, fire and twice? No. B was ice, ice and twice? Yes, they are similar. So twice again it will be B. So we will mark twice as B, right? Next is hate. So let's see the sound of A. Fire, fire and hate, are they similar sound? No. B was twice, twice and hate? No, it is not similar to twice. Then we will mark hate as C. It is a new sound, so we will mark it as C. Now we have eyes, twice and eyes. Yes, they are having similar sound, so it will be B. Now there is great, great and hate. Yes, great, hate, they are same sound, so again great will be according to hate, it will be C. Now suffice, suffice, eyes, twice, they are similar, so again it will be B. So the rhyme scheme of the second stanza will be B, C, B, C, B, and the rhyme scheme of the complete poem is A, B, A, A, B, A, A, B, C, B, C, B. Clear? So this is a rhyme scheme. बहुत easy है पहचानना। आप हर सेंटेंस का जो लास्ट वर्ड है आप उसको बोल के देखिए और नेक्स्ट सेंटेंस के लास्ट वर्ड से उसके साउंड को आप कंपेयर कीजिए। बट अगेन एज आई हैव टोल्ड अर्लियर, हर पोम में राइम स्कीम हो इट इज़ नॉट नेसेसरी। कुछ पोइट्स अपनी पोम में राइम स्कीम फॉलो करते हैं और कुछ पोइट्स विदाउट कंसिडरिंग द राइम स्कीम अपनी पोम को लिखते हैं। तो हमें बस पहचानना है कि क्या उस पोम में राइम स्कीम है, अगर है तो हम उसको इस तरह से हम मार्क करके बहुत ईजिली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, वन मोर लिटरेरी टर्म दैट वी कैन सी हियर इज इंजैपमेंट। So what is enjambment? We have read earlier also. Enjambment means if the same sentence continues to the next line without pause or we can say without punctuation mark, then it is called enjambment. ठीक है, तो अगर एक ही सेंटेंस कंटिन्यू होता जा रहा है नेक्स्ट लाइन में भी और लाइन के एंड में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, कोई भी पॉज नहीं है, फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, किसी भी पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं किया गया है, तो वहाँ पे लिटरेरी टर्म जो होता है उसे हम कहते हैं इंजैम्पमेंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हेट के बाद, आइस के बाद, ग्रेट के बाद कहीं भी पॉज का यूज़ नहीं किया गया है, सेम सेंटेंस जो है वो कंटिन्यू हो रहा है नेक्स्ट लाइंस में भी। तो यहाँ पे जो लिटरेरी टर्म यूज़ किया गया है उसे हम कहते हैं इंजैम्पमेंट। क्लियर? तो यहाँ पे हमारी पोएम कंप्लीट होती है। इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल पोएम एंड इट इज़ हैविंग अ वेरी ग्रेट मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस। आई होप द पोएम इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। द एक्सप्लेनेशन एंड द लिटरेरी डिवाइसेस दैट वी हैव डिस्कस्ड इज़ वेरी easy and I hope now you are aware of all the literary terms that we have discussed, right? So in the next video we will see the comprehension part and we will solve the questions that are given in the chapter. So see you in the next video. Thank you.